नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले पीएम मोदी की इस बैठक में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने पर चर्चा होगी। कोरोना वायरस टीकाकरण शुरू होने के बाद पीएम मोदी पहली बार मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। इस दौरान टीकाकरण में तेजी लाने और इसमें होने वाली दिक्कतों पर चर्चा हो सकती है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने इसे कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत बताया है। धोखे से खाते में से पैसे निकालने जैसे बैंक फ्रॉड के लिए अब बैंक दोषी नहीं है। ऐसी गलती उपभोक्ता की वजह से होती है तो उसके नुकसान की भरपाई के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। गुजरात के अमरेली की एक उपभोक्ता अदालत ने आदेश जारी किया है। अमरेली में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने धोखाधड़ी के एक पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार किया। पीड़ित के साथ 41,500 रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत का मानना है कि धोखाधड़ी व्यक्ति की अपनी लापरवाही के कारण हुई है, इसलिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। संसदीय समिति ने सरकार से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 साल करने की सिफारिश की है। समिति ने कहा कि किशोर यौन अपराधी ज्यादा गंभीर और जघन्य अपराध कर सकते हैं अगर उन्हें बिना कार्रवाई के छोड़ दिया जाए। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट सोमवार को राज्यसभा में सौंपी। इसमें कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट में बड़ी संख्या ऐसे मामले थे जहां अपराधियों की उम्र कम थी। लिहाजा ये बेहद आवश्यक है कि इन प्रावधानों पर फिर से विचार किया जाए, क्योंकि ऐसे अपराधों में ज्यादा नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कुल 20 देशों के जो लोग चीन वापस लौटना चाहते हैं उन्हें चीन द्वारा निर्मित कोरोना का टीका लगवाना होगा। नई दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास ने एक नोटिस छपवा कर बताया कि चीनी टीका लगवाने के साथ उक्त व्यक्ति के पास टीकाकरण का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। चीन के फैसले के बाद सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि भारत में चीन द्वारा निर्मित कोई भी टीका नहीं है। चीन के दूतावास ने अभी ये भी स्पष्ट नहीं किया है कि भारत में चीन का टीका नहीं है तो वो कैसे लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार 23,000 भारतीय छात्र, जिसमें अधिकतर मेडिकल के छात्र, कुछ पेशेवर लोग हैं जो चीन में काम करते हैं। प्रदूषण के मामले में भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है, क्योंकि दुनिया के जिन 30 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है उनमें 22 शहर केवल भारत के हैं। इनमें गाजियाबाद विश्व का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। वहीं विश्व का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है। स्विस संगठन IQAir द्वारा मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दिल्ली को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी करार दिया गया है। दुनिया भर में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 में दिल्ली की वायु गुणवत्ता को हालांकि 2019 के मुकाबले 2020 में करीब 15% सुधार हुआ दिखाया गया है। इसके बावजूद दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में 10वें नंबर पर है। बैंक कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल के बाद बुधवार को सरकारी बीमा कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के महासचिव के गोविंदन ने बताया कि बीमा क्षेत्र में 74% FDI और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का फैसला किया गया है। इसके अलावा वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर कुछ कंपनियों के कर्मी बृहस्पतिवार को भी हड़ताल करेंगे। बता दें, बैंकों के निजीकरण के विरोध में लगातार सरकारी बैंकों का कामकाज पूरी तरह से बंद रहा। देश भर के जिले में सरकारी बैंकों की सभी शाखाएं और ATM नकदी खत्म होने के चलते बंद रहे, जिससे उपभोक्ताओं को तो परेशानी उठानी पड़ी। वहीं 2 दिन हड़ताल से रहने से जिले में कई हजार करोड़ का लेन देन प्रभावित भी हुआ है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद सीमा पार से हुए संघर्ष विराम उल्लंघन में कुल 70 लोगों की मौत हुई है। इसमें से 31 आम नागरिक और 39 सुरक्षाकर्मी शामिल है। उन्होंने एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 14,460 बंकर बनाने की मंजूरी दी है। संघर्ष विराम उल्लंघन के दौरान स्थानीय लोगों की जान बचाने के लिए इन बंकरों में रखा जाएगा।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि यदि वह सत्ता में आई तो मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को समाप्त कर देगी। साथ ही पार्टी ने मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब की दुकानें बंद करने, अंतरजातीय विवाह को संरक्षण देने के लिए कानून लाने, ऑनर किलिंग रोकने और स्टार्टअप को 5 साल तक कर में छूट देने का वादा किया। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अलागिरी ने हर जिले के 500 युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। मोबाइल फोन पर लेन देन, खातों में पैसों का भुगतान और अन्य बैंकिंग कामों की कुंजी बन चुके एसएमएस भी हैकरों की पहुंच में आ चुके हैं। वह अमेरिका में टेलीकॉम कंपनियों की एक कमजोरी का फायदा उठाकर ग्राहकों को एसएमएस के जरिए भेजे जाने वाले ओटीपी और लॉगिन लिंक अपने सिस्टम पर मोड़ रहे हैं। हैकिंग टेक्स्ट मैसेजिंग मैनेजमेंट सर्विस के जरिए हो रही है, जो टेलीकॉम कंपनियां खुद देती है। कुछ अमेरिकी टेलीकॉम कंपनियां सेवाएं केवल $16 यानी 1200 रुपये से भी कम रुपए में मुहैया करवा रही है। हैकर इसका फायदा उठा एसएमएस खुद के सिस्टम में मंगवा रहे हैं। देश में बढ़ते अरबपतियों के बीच नए मध्य वर्ग की पहचान की गई है। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इनकी संख्या 6.33 लाख है। इस वर्ग में उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी सालाना औसत बचत 20 लाख रुपए है। खास बात यह है कि अपनी संपत्ति का सबसे ज्यादा हिस्सा जमीन, मकान और गाड़ियों पर खर्च करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में 4.12 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी कुल संपत्ति कम से कम 7 करोड़ रुपए है। इनमें डॉलर में कमाई करने वाले करोड़पति भी शामिल है। देश में कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी आई है। पिछले एक दिन में पहली बार देश में 30 लाख से भी अधिक लोगों ने वैक्सीन लगवाया। वहीं 15 दिन के भीतर 1 करोड़ बुजुर्गों ने वैक्सीन की पहली डोज लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक स्वास्थ्य कर्मचारी और फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इतने कम दिन में इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिन से टीकाकरण में काफी कमी देखने को मिली है, लेकिन कोरोना वायरस के नए मामले बढ़ने के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार राज्यों को टीकाकरण पर जोर देने के लिए भी कह रहा है। रेलवे एक बार फिर 4 धाम की यात्रा की राह आसान करने जा रहा है। पिछले साल कोविड की वजह से यात्रा से वंचित रह गए लोग इस महीने 4 धाम का दर्शन कर सकेंगे। रेलवे की तरफ से हेलीकॉप्टर से भी 4 धाम की यात्रा कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जल्दी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली और हरिद्वार से हेलीकॉप्टर के माध्यम से 4 धाम की यात्रा शुरू की जाएगी। हालांकि इसके लिए जेब कुछ अधिक ढीली करनी पड़ेगी। 4 रात 5 दिन के टूर पैकेज के लिए प्रति यात्री 1,80,000 रुपए लगेंगे। देश में मंगलवार को 28,869 कोरोना पॉजिटिव मिले, 17,746 ठीक भी हुए और 187 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 10,935 की बढ़ोतरी हुई है। नए संक्रमितों का आंकड़ा करीब 3 महीने पीछे चला गया है। इससे ज्यादा 30,354 केस 12 दिसंबर को आए थे। मंगलवार को नए संक्रमितों में सबसे ज्यादा 17,864 मरीज सिर्फ महाराष्ट्र में ही मिले हैं। देश में अब तक कुल 1,14,09,595 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सलाहकार प्रदीप कुमार सिन्हा ने पद से इस्तीफा दे दिया है। पद से इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने निजी कारण बताया है। पीके सिन्हा को सितंबर 2019 में नृपेंद्र मिश्रा के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया गया था। मिश्रा के बाद सिन्हा इस पद पर तक पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए थे। इससे पहले सिन्हा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 13 मार्च 2015 से 30 अगस्त 2019 तक कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल पर तैयारी शुरू हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बात की पुष्टि खुद फिल्म के डायरेक्टर अनील शर्मा ने की है। बताया जा रहा है कि फिल्म का प्लॉट रेडी है और स्क्रिप्ट का काम किया जा रहा है। शर्मा का कहना है कि फिल्म के ऐलान के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल ही मुख्य भूमिका में होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।